हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। ये सुबह 8 बजे का टाइम है। यहाँ पर मैं और विशाल के पापा जी साग छांट रहे हैं। आज सुबह के खाने में बनाऊंगी हरा साग और इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। वैसे मैं हरा साग बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, इसमें छोंक भी नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ। लेकिन जैसे भी बनाती हूँ इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और साग वैसे हमें रात को ही छांट के सो जाते हैं, लेकिन कल दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया कि सुबह हरा साग बनाना है। और अभी सुबह उठ के तो वैसे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं और आज तो कुछ एक्स्ट्रा ही काम करने हैं। तो इतने सारे काम करने के लिए तो टाइम भी ज़्यादा ही लगता है। वैसे इस टाइम पे विशाल के पापा जी बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन फिर कहने लगे कि अकेली तुम साग को कब तक छांटोगी, कब ये धुलेगा, कटेगा, बनेगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो चलो मैं पहले तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, बाद में बाहर चला जाऊँगा। तो यहाँ पर साग बनाने के लिए हमने पालक, बथुआ, मेथी और सरसों, ये 4 चीज़ें ली हैं। मेथी की 2 जूटी हैं, कुछ साग में डाल देंगे और कुछ मेथी की रोटी बन जाएंगी। मेथी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, ये सर्दियों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। मेथी की रोटी बना लो, मेथी के परोठे, आलू मेथी की सब्जी, हरा साग बनाते हैं उसमें भी मेथी डाली जाती है। तो यानी कुल मिला के मेथी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि मेथी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। और मेरे हिसाब से मेथी की रोटी, मेथी के पराठे, ये तो लगभग सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो अभी हम दोनों ने साग को जो है छांट दिया है और इसको फिर मैंने धो के और छलनी में डाल के रख दिया है कि इसका पानी अच्छे से निचड़ जाएगा, क्योंकि मैं काट के साग को नहीं धोती हूँ। पहले साबुत साग को धो लेती हूँ, फिर जब उसका पानी अच्छे से निचड़ जाता है तब मैं साग को काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी सासू माँ के लिए पपीता काट दिया है। तो पहले तो मैं उनको पपीता खाने के लिए दे देती हूँ। सुबह उन्होंने चाय बिस्किट वगैरह पहले ले लिए थे, अब उनके लिए मैंने पपीता काट दिया है। तो पहले मैंने ये उनको खाने के लिए दे दिया है और अब मैं विशाल के लिए और विशाल के पापा जी के लिए एक एक सेब काट देती हूँ। फिर अनुज के लिए मैंने 2 अनार निकाल के रखे हुए हैं, अनार के दाने निकाल के रख दूँगी, तो फिर वो अपने अनार खा लेगा। तो सुबह सुबह ये वाले काम भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। और मेरे तो बच्चे ऐसे हैं कि अगर मैं इनको फ्रूट वगैरह काट के इस तरह से ना दूँ ना, तो ये उनको खाते ही नहीं हैं, रखे रहते हैं, चाहे वो कितने दिन भी घर में रखे रहो, ये खाएंगे ही नहीं, ना विशाल ना अनुज। और विशाल के पापा जी भी ऐसे ही हैं, उनको मैं दे देती हूँ तो वो खा लेते हैं, नहीं तो चीज़ें ऐसे ही रखी रहती हैं, वो खाते ही नहीं है खुद से लेके। तो फिर मैं इन सब के लिए सुबह सुबह ये सारी चीज़ें तैयार करके दे देती हूँ कि ये सब खा लेंगे। और अब साग काट देती हूँ, पानी अच्छे से निचड़ गया है। और फिर मैं इसको डायरेक्ट ना इसी तरह से कुकर में ही काट लेती हूँ, चाकू से ही साग को मैं काटती हूँ। और कुछ जैसे एक साग काटने वाला जो दांत होता है ना, उससे काट लेते हैं, पैर के नीचे दबा के दोनों हाथों से, जल्दी जल्दी कट जाता है उससे। लेकिन मुझे उससे नहीं काटना आता है। एक बार मैंने कोशिश की थी तो मेरा उससे हाथ ही कट गया था। वैसे साग काटने वाला आजकल एक छोटा सा गंडासा भी आता है, काफ़ी ईजिली हो जाता है उसे साग काटना। लेकिन फिर मैं इसलिए नहीं मंगवाती हूँ कि थोड़ा सा तो साग काटना होता है, क्या उसके लिए अब एक्स्ट्रा खर्चा करूँगी। लेकिन कभी अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मंगवा भी लूँगी, लेकिन अभी मुझे उसकी कुछ ख़ास ज़रूरत है नहीं। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब तक काम चलता है फालतू के खर्चे मैं नहीं बढ़ाती हूँ। जब काम चल रहा है अच्छे से तो चला लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर होए। जिस चीज़ के बिना हम काम चला सकते हैं वो हमें चला लेना चाहिए। तो साग हमारा कट गया है और ये देखिए, पानी मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि साग में तो ऑलरेडी पानी होता है, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। साग काट दिया है और अब मैं इसमें 3 सीटी लगवा देती हूँ।
और अभी साग को गैस पे रखने के बाद मैं बैठ गई हूँ गेहूँ साफ़ करने के लिए। वैसे आटा तो अभी 2 दिन का बचा हुआ है, लेकिन मुझे बाजरे का आटा पिसवाना था, तो फिर सोचा कि थोड़ा सा बाजरा पिसवाने के लिए क्या जाएंगे। अभी गेहूँ जो मैंने पहले धोए थे उसमें से कुछ बचे हुए हैं, तो इनको भी साफ़ करके साथ के साथ दे देती हूँ। 2 दिन का आटा बचा हुआ, फिर 2 दिन बाद फिर गेहूँ का आटा पिसवाने के लिए जाएंगे। तो अभी 3-4 किलो बाजरा पिसवाऊँगी, ज़्यादा नहीं पिसवाऊँगी, क्योंकि दोनों बच्चे तो बाजरे की रोटी खाते नहीं हैं। और सासू माँ आजकल बीमार चल रही है, तो उनको भी बाजरे की रोटी नहीं देनी है, काफ़ी हैवी हो जाती हैं, तो उनको तो गेहूं की ही देनी है। फिर हम दोनों कितना बाजरा खा सकते हैं, थोड़ा ही खाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ये जो गेहूं हैं इनको भी साफ़ करके और साथ के साथ दे देती हूँ। तो थोड़ा सा बाजरे का आटा पिसवा के ले आएंगे और जो गेहूं है इनका आटा भी पिस जाएगा। फिर आज जो है हरे साग के साथ मैं बाजरे की रोटी बनाऊंगी, क्योंकि साग के साथ बाजरे की रोटी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। और अभी काम वाली भी नहीं आई है, लेट हो गई है वो, तो सोचा कि उसके आने से पहले ही मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। फिर वो साफ़ सफाई कर देगी तो ये सब यहाँ पर दोबारा से मुझे नहीं फैलाना पड़ेगा। तो चलिए अब साग बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने 5 हरी मिर्च ली हैं और कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं। इनको मिक्सी में पीस लेती हूँ। वैसे इसको कुंडी में भी कूट सकते हैं, सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, लेकिन जब मिक्सी में आसानी से मिर्च और लहसुन पिस जाता है तो मैंने उसको पीस लिया है। और ये देखिए साग हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम आलन लगाएंगे। तो ये मैंने लिया है बेसन, 2 चम्मच मैं इसमें बेसन डाल दूंगी, और बेसन को इस तरह से अच्छे से इसके ऊपर से पूरे पे फैला देना है, एक जगह नहीं डालना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। कुछ बेसन को घोल के डालते हैं, मैं घोल के नहीं डालती हूँ। और अभी ये मैंने 2 चम्मच से थोड़ा सा ऊपर गेहूं का आटा लिया है। बाजरे के आटे का आलन भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी बाजरे का आटा पिस के नहीं आया था, गए हुए हैं विशाल के पापा जी पिसवाने के लिए, तो फिर मैंने गेहूं के आटे से ही और बेसन से आलन लगा दिया है। और चम्मच से ही मैं साग को घोटूंगी, क्योंकि बिल्कुल कच्चा साग था और 3 सीटी लगवा दी हैं, बहुत ही अच्छा पक के तैयार हो गया है। मिक्सी में अगर साग को पीस लेते हैं तो वो बिल्कुल ही बारीक हो जाता है, जो खाने में अच्छा नहीं लगता है, उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं बनती है। तो थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा हो जाती है, लेकिन साग जब हम इस तरह से घोट के बनाते हैं ना, तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। कोई भी चीज़ हो, जब हम उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत के साथ बनाते हैं तो वो ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनती है। मिक्सी में पीसने के बाद तो साग की बिल्कुल जान से निकल जाती है और वो खाने में स्वादिष्ट नहीं लगता है। हैंड ब्लेंडर से भी थोड़ा सा चला लेते हैं तो ज़्यादा नहीं घुटता है, नॉर्मल तरीके का साग बनता है जैसा हम चम्मच से बनाते हैं। लेकिन आज का जो साग था काफ़ी कच्चा था, तो मैंने चम्मच से ही घोट लिया है। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और जो मिर्च और लहसुन को मैंने मिक्सी में पीस लिया था वो भी इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे, ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि हमें साग जो है कितना पतला रखना है। एक बार तो साग लगता है कि थोड़ा सा पतला हो गया है, लेकिन जब इसको हम पकाएंगे तो फिर ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और एक बार थोड़ी सी तेज़ आंच पे पका के फिर धीमी धीमी आंच पे साग को पका लेना है। जितनी धीमी आंच पर साग पकेगा उतना ही खाने में स्वादिष्ट बनेगा। तो ये देखिए साग हमारा बनके तैयार हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट साग बना है। इसमें मैं छोंक नहीं लगाती हूँ, सिर्फ इसी तरह से आलन लगा के और तब बनाती हूँ। तो साग बन गया है, और अब मैंने बाजरे की रोटी बनानी शुरू कर दी है। इस सीज़न की आज मैंने बाजरे की पहली रोटी बनाई है। वैसे बाजरे की रोटी अगर चूल्हे पर बनाई जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा एकदम करारी और स्वादिष्ट बनती हैं, लेकिन यहाँ शहर में अब चूल्हा कहाँ से आएगा। और अभी देखिए बाजरे की रोटी है और साथ में मक्खन है, हरा साग और दही, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप सब भी आइए, सुबह के खाने में हरा साग है, बाजरे की रोटी, दही और मक्खन, तो गर्मा गर्म खाना हमारे साथ खा लीजिए। और अभी ये दोपहर 12:15 का टाइम है। रसोई के काम से फ्री होने के बाद अब मैं गेहूँ धोऊंगी।
ये एक कट्टा गेहूँ है, इसमें पूरी 40 किलो ये गेहूँ है। मैं ये सारी ही आज धो के सुखा दूँगी। तो ये है कि फिर मुझे दिसंबर और जनवरी 2 महीने बीच में गेहूँ नहीं धोनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में दिसंबर जनवरी का महीना ऐसा आएगा कि इसमें कोहरा ज़्यादा गिरता है, धूप कम निकलती है, दिन और भी ज़्यादा छोटे छोटे से होने लग जाते हैं, टाइम आगे बचेगा भी नहीं। फिर अब गेहूं को मैं धो के सुखा के रख लूँगी, तो फिर ये मेरा काफ़ी दिन तक का काम चल जाएगा, क्योंकि सर्दियों में बीच बीच में थोड़ा बहुत बाजरे का आटा भी पिसवाना होता है। तो दिसंबर जनवरी का काम चल जाएगा, फिर आगे फरवरी में गेहूं धोनी पड़ेगी। तो ये 40 किलो गेहूं है, इसको धोने में आज काफ़ी टाइम मिलेगा, क्योंकि गेहूं में मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो इसको साफ़ करने में भी टाइम मिलेगा। और गेहूं हमें कोटे से ही मिल जाती है, हमने वैसे गेहूं खरीद के नहीं रखी हुई है। कोटे में राशन कार्ड हमारा बना हुआ है, तो उसी से हमें गेहूं मिलती है। अब ये सस्ती तो मिल जाती है, लेकिन इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मेहनत करके इसको धोना पड़ता है, तब जाके ये गेहूं खाने के लायक होती है। तो अभी इस गेहूं को मैं धो लेती हूँ, देखती हूँ कितने बजे तक गेहूं धुलेगी। वैसे मैं 12:15 बजे लगी थी, और अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। थोड़े थोड़े से गेहूं टब में डालती हूँ, बहुत सारी मिट्टी है, बार बार पानी डालना, उसको अच्छे से मसलना, फिर उसको निकालना। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर मैंने यही सोचा था कि गेहूं धोऊंगी तो फिर मेरे कपड़े गिल्ले हो जाएंगे, काफ़ी मेहनत लगेगी, तो फिर मैं आज ये सब काम अपना बाद में ही करूँगी, पहले सारे काम निपटा देती हूँ। तो सारी गेहूं को धो लेती हूँ, देखती हूँ कितना टाइम लगेगा। और अभी 2:30 बजने वाले हैं, गेहूं धुल गई है, काफ़ी टाइम लग गया है गेहूं साफ़ करने में। तो अभी बालकनी को भी धो देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी हो गई है बालकनी में। और यहाँ पर मैंने पक्षियों के लिए पानी रखा हुआ है, और यहाँ कोने में मैंने बर्तनों वाला टोकरा लगा के और कबूतरी का घर बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कबूतर आते ही रहते हैं। और अभी यहाँ पर भी कबूतरी के जो है अंडे रखे हुए हैं 2। इससे पहले भी यहाँ से 2 बार कबूतर के जो है बच्चे बड़े होकर जा चुके हैं, और मैं यहाँ पर दाना पानी पक्षियों के लिए डालती रहती हूँ, तो वो यहाँ पर आते रहते हैं। तो एक बार मेरी जो दूसरी साइड वाली बालकनी है, वहाँ पर भी कबूतर के 2 बच्चे थे, वो भी बड़े होकर चले गए थे। फिर यहाँ पर एक कबूतरी ने 2 अंडे दिए थे, फिर मैंने उसके लिए यहाँ पर घर बना दिया था। लेकिन उसके बाद तो एक बार के बच्चे बड़े होकर जाते हैं, अपने आप ही दूसरे पक्षी आ जाते हैं। फिर दूसरी बार के भी जा चुके हैं, और परसों मैंने देखा था कि हाँ ये बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया है, अब ये 1-2 दिन में जाने वाला है। लेकिन आज मैंने देखा तो वो वाला बच्चा यहाँ से जा चुका है, और किसी और कबूतरी ने यहाँ पर 2 अंडे और दिए हुए हैं। तो फिर मैंने उसको बिल्कुल अच्छे से कवर कर दिया है कि सर्दी आ गई है। वो वाले बच्चे तो बड़े होके चले गए हैं, दूसरे वाली कबूतरी यहाँ पर आ गई है, उसने 2 अंडे दे दिए हैं। तो अब इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। तो मैंने यहाँ की सफाई कर दी है, क्योंकि मिट्टी हो गई थी। और ये बर्तनों का टोकरा यहीं पर बिल्कुल अच्छे से सेट कर दूँगी। पॉलीथीन वगैरह मैंने ऊपर से कवर की हुई है, ताकि इनको ठंड ना लगे। फिर यहाँ पर इनके लिए मैंने पानी रखा हुआ है, और डेली मैं इनके लिए सुबह सुबह यहाँ पर दाना भी डाल देती हूँ, ताकि इनका पेट भर जाए। क्योंकि हम तो इंसान हैं, कमा सकते हैं, लेकिन ये पक्षी हैं, ये इंसानों के ही भरोसे होते हैं। तो इसी वजह से मैं इनके लिए यहाँ दाने पानी की व्यवस्था कर देती हूँ। और अभी देखिए धूप नहीं है, बादल हो गई हैं। थोड़ी बहुत कभी कभी धूप आ जाती है, फिर चली जाती है। लेकिन अब गेहूं धुल चुकी है, 2:30 बजे से ऊपर का ये टाइम हो चुका है, तो थोड़ा सा इनको फैलाना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर गेहूं का जो दाना है वो गीला होने की वजह से फूल जाएगा, और फिर उनकी जो रोटी हैं वो सही नहीं बनेंगी। इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो इनको खुला खुला करके फैला देते हैं, और थोड़ी सी हवा निकल जाएगी, थोड़े से सुख पके भी हो जाएंगे ना, तो बाकी की धूप फिर जैसे कल लगवा देंगे। 10 दिन तक 8 दिन तक डेली थोड़ी थोड़ी इनको धूप लगेगी, तो ये सूख जाएंगे, कोई वो नहीं होगा। तो अभी हमने यहाँ पर 2 चद्दर थी, उन पे दोनों पे गेहूं को फैला दिया है। और अभी गेहूं को सुखा के फिर मुझे अभी नहाना भी है, क्योंकि आज नहाई नहीं हूँ।
सब काम करते करते आज काफ़ी लेट हो गई हूँ। कमर भी बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गई है। आज तो बहुत ज़्यादा काम करने पड़ गए हैं। लेकिन फिर ये भी है, जो गेहूँ धोने का ये काम है, ये काफ़ी दिनों के लिए फ्री हो गई हूँ इससे। रोज़ रोज़ का झंझट सा ख़त्म हो गया है। गर्मियों में तो ये होता है कि 3 दिन में 4 दिन में गेहूँ सूख के कड़क हो जाती है। लेकिन सर्दियों में तो धूप इतनी तेज़ निकलती नहीं है, तो फिर सूखने में भी टाइम लगता है। तो अभी गेहूं को सुखा दिया है, चलिए ऊपर चलते हैं। और ये अभी 3:30 बजे का टाइम है। नहा धो के बालों में कंघी करके और अभी मैं कपड़े प्रेस करने के लिए बैठ गई हूँ। परसों कपड़े धोए थे, कल तो मैं प्रेस नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नीटिंग को दिया था। तो ऐसा ही होता है कि अगर मैं नीटिंग को ज़्यादा टाइम देती हूँ तो कुछ काम मुझे घर के छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन जिस दिन घर के एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं उस दिन नीटिंग को मैं कम से कम टाइम दे पाती हूँ। लेकिन फिर अब मैंने सोचा कि ये कपड़े परसों के धुले हुए हैं, एक दिन के लिए तो मैं छोड़ भी देती हूँ, कुर्सी पे रखे रहते हैं। लेकिन 2-2 दिन तक तो मुझे कुर्सी पे रखे हुए कपड़े खुद ही अच्छे नहीं लगते हैं। फिर सोचा कि चलो, कमर तो वैसे भी दर्द कर ही रही है, लगे हाथ अब तो मैं कपड़े भी प्रेस कर देती हूँ। अगर एक बार मुझे थोड़ा सा भी आलस हो गया ना तो फिर ये कपड़े प्रेस नहीं हो पाएंगे, ये कल कहीं जाके प्रेस होंगे। तो अभी सारे कपड़े प्रेस कर देती हूँ। 4 सूट मेरे हैं और 4 कुर्ते पजामे इनके हैं। बच्चों के प्रेस वाले कपड़े कम ही होते हैं क्योंकि बच्चे तो ज़्यादातर टी शर्ट और लोअर डालते हैं, तो उन पे प्रेस करने की ज़रूरत होती नहीं है। उनको तो धो के ऐसे ही तय लगा के रख देती हूँ। और आजकल सासू माँ के भी प्रेस वाले कपड़े नहीं होते हैं क्योंकि 2 महीने हो गए हैं, अभी बिस्तर पकड़ा हुआ है। पजामा पहनती है, बनियान और कुर्ता, तो प्रेस की कुछ खास ज़रूरत उन पे पड़ती नहीं है। तो यहाँ पर सारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं। चलिए अभी चाय वगैरह बना लेते हैं। अभी सबसे पहले तो मैंने सासू माँ के लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। पहले इनका दूध गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसी पतीले में हम दोनों के लिए चाय बना लूँगी क्योंकि बच्चे तो मेरे चाय कभी भी पीते ही नहीं हैं। चाय का स्वाद इनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि चाय होती कैसी है। और सच में चाय बच्चों को नहीं पिलानी चाहिए। जब तक हम बच्चों को खुद से चाय नहीं पिलाते हैं तब तक वो चाय की मांग नहीं करेंगे। हम बड़े क्या गलती करते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं, सर्दी होती है, उनको खांसी जुकाम लग जाता है, तो उनको दूध पिलाने की जगह दूध में पत्ती डाल के पिला देते हैं। या हम खुद बड़े चाय पी रहे होते हैं तो उसको थोड़ी सी चाय पिला देते हैं, सोचते हैं कि क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चों के अंदर चाय के कीटाणु पैदा हो जाते हैं और फिर वो दूध की जगह चाय की ही मांग करने लग जाते हैं। इसलिए जब घर में छोटे बच्चे हो ना तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उनको चाय नहीं पिलानी चाहिए। जब तक हम खुद बड़े उनको चाय नहीं पिलाएंगे वो नहीं पिएंगे। छोटे बच्चों को दूध ही पिलाना चाहिए। तो अभी सासू माँ का दूध गर्म हो रहा है, तब तक मैं बर्तन साथ के साथ सेट कर रही हूँ। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब रसोई में दूध गर्म करना होता है, चाय बनानी होती है, तो जो भी मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं ना उनको मैं साथ के साथ निपटा लेती हूँ। तो दूध गर्म हो गया है, अभी चाय बनने के लिए रख देती हूँ। चाय बनेगी तब तक मैं और भी मेरे जो छोटे मोटे काम होंगे उनको निपटा लेती हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है क्योंकि आज मैंने अभी लगभग ये 4:15 बजे तक का रूटीन आप सबके साथ शेयर किया है। वैसे तो अभी रात तक काम काफ़ी सारे करने हैं। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। वीडियो में कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। आइए और चाय पी लीजिए। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।